अरे रब्बा, टाइम ही नहीं मिल रहा, पढ़ने के चक्कर में एकदम टाइम नहीं मिल रहा है। रिकॉर्डिंग नहीं, भूल गई। खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन, नजदीक से एक नजर। दो लोग आए, एक खिलजीज आए, एक तुगलक आए। इन दोनों ने जो प्रशासन चलाया, मतलब अपने राजपाट को किस तरीके से चलाना है, इसके बारे में यहाँ पे दे रखा है। तो बहुत फर्क था दोनों। कौन? छोड़ो ना, जो नाम आ रहे हैं उनको पढ़ो। दफा करो, दफा करो। जो नाम याद आ रहे हैं उनको पढ़ो बस। खिलजी और तुगलक, ठीक है। अब इनके तो चलाने का, दिल्ली सल्तनत को चलाने का जो तरीका था बेटा, उसमें बहुत फर्क था खिलजी और तुगलकों में, ठीक है। तो देखो, जैसे दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के संकेतन के लिए विश्वसनीय सूबेदार प्रशासक की जरूरत थी। भाई दिल्ली सल्तनत की बड़ी बड़ी सल्तनत थी, फैली हुई सल्तनत थी, तो इसके लिए एक ऑनेस्ट लोग चाहिए होते थे, ठीक है। शुरुआत में इल्तुतमिश सामंत जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना ज्यादा पसंद करता था। तो जो इल्तुतमिश था, उसको क्या रहता था कि मेरे जो गुलाम है, मेरे गुलाम क्या है, वो मेरे लिए लॉयल रहेंगे, ईमानदार रहेंगे, तो ये अपने गुलामों को ज्यादा पसंद करता था कि मैं इनको सूबेदार बना देता हूँ, ठीक है, इनको मिलिट्री सर्विस का चीफ बना देता हूँ। इन गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था। तो इस टाइम पे फारसी भाषा में बंदगा, बंदगान कहा जाता था इनको गुलामों को। इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। तो स्लेव्स को ट्रेनिंग दी जाती थी। ये कहता था कि स्लेव जो है ये मेरे प्रति लॉयल रहेंगे, मेरे गुलाम है, तो ये कोई वो नहीं करेंगे, करप्शन नहीं करेंगे, कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, प्रशासन में विद्रोह नहीं करेंगे, आवाज नहीं उठाएंगे। तो ये इसलिए अपने गुलामों को उसमें क्या रखता था, प्रशासन के अंदर चीफ रखता था, ठीक है। अपने मालिक पर निर्भर होते थे क्योंकि ये गुलाम, तो इसको विश्वास रहता था उनके ऊपर। बेटों से बढ़कर गुलाम, मतलब अपने बेटों से भी बढ़कर होते थे गुलाम। तो जिस गुलाम को हमने पाला पोसा, आगे बढ़ाया, उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए। तकदीर अच्छी हो तभी पूरी जिंदगी में कभी कभी योग्य या अनुभवी गुलाम मिलता है। तो गुलाम मिलना भी एक किस्मत की बात होती थी। और इनके जो बेटे आते थे बेटा, वो अपने गुलाम लेकर आते थे और वो अपने गुलामों को वो बनाते थे, एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बनाते थे। तो इस तरीके से पहले चलता था। खिलजी तथा तुगलक शासक बंदगा का इस्तेमाल करते रहे, साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी उच्च राजनीतिक पदों पर बिठाते रहे। अब खिलजी और तुगलक आए, इन्होंने भी सेम चीज करी, इन्होंने भी गुलामों को ही जो है पदों पर बिठाया। अब बेटा मत करो, बिल्कुल होनी चाहिए। खिलजी और तुगलक जो है, इन्होंने भी गुलामों को ही उस पर बिठाया, ऑफिशियल्स पे बिठाया, ठीक है, पदों पर बिठाया। और जो निम्न वर्ग के डिपेंडेंट लोग होते थे, तो इनका रहता था कि जब ये हमारे पे निर्भर रहेंगे तो ये हमारे प्रति लॉयल रहेंगे। इनकी सोच ये थी, ठीक है। तो इनको ये बड़े बड़े पदों पे बिठा देते थे। ऐसे लोगों को सेनापति, सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे। राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। अब क्या होगा भाई, छोटे पद के नीचे लोगों के जो लोग हैं, इनको आप बना दोगे तो जो ऊंचे अमीर खानदान के लोग हैं, वो तो जवाब सवाल उठाएंगे ही उठाएंगे। तो इससे इंस्टेबिलिटी आती थी, इससे उथल पुथल मचने लगती थी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, क्योंकि उनको ट्रेनिंग भी देनी है, ठीक है। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति वफादार रहते, उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। मान लीजिए खिलजी है, ठीक है, इसका जो गुलाम है बेटा, वो इसी के प्रति रहेगा लॉयल, इसके बेटे के प्रति नहीं रहेगा, ठीक है। इसके बेटे को अपना गुलाम लाना पड़ेगा अपने लिए लॉयल्टी के लिए, ठीक है। तो गुलाम जो होते थे ये अपने ही मालिकों के प्रति वफादार रहते थे, उनके बच्चों के प्रति नहीं रहते थे। नया सुल्तान आएगा तो वो अपने नौकर खुद लाए, अपने स्लेव्स खुद लेकर आए, अगर उसको ईमानदारी चाहिए तो। नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्राय नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट हो जाती थी। अब इसके स्लेव और इन स्लेव्स, इन अधिकारियों में टकराहट हो जाएगी, ठीक है। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था। फारसी तारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बिठाने के लिए दिल्ली की सल्तनत सुल्तानों की आलोचना भी की है। तो इस बात के लिए इनको क्रिटिसाइज भी किया गया है कि तुमने इतने बड़े बड़े पद पे उन लोगों को क्यों बिठाया है जो निचले दर में पैदा हुए हैं, ठीक है। ऑब्वियसली भाई होता ही है, ये तो सब जगह ही होता है ये चीज, एक जगह की तो बात नहीं है। अभी सुल्तान मोहम्मद तुगलक, लो आ गया तुम्हारा मोहम्मद तुगलक। सुल्तान मोहम्मद तुगलक अपॉइंटेड अजीज खुमार, अ वाइन डिस्टिलर, जो शराब बनाने का काम करता है बेटा, ठीक है। क्या नाम था? खुमार, अजीज खुमार। फिरोज हज्जाम, हज्जाम तुम्हारा बार बार होता है, नहीं होता है। मन का तब्बक, खाना पकाने वाला। दो गार्डनर, लाधा और पीरा, इनको बिठा दिया उसमें प्रशासन संभालने के लिए। जियाउद्दीन बरानी, एक क्रॉनिकलर था बेटा, जो इतिहास लिखते थे, रिपोर्टेड देयर अपॉइंटमेंट एज अ साइन ऑफ सुल्तान लॉस ऑफ पॉलिटिकल जजमेंट। तो उसने क्या बोला कि इसको तुगलक को जो है प्रशासन चलाना आता नहीं है। कौन? नाई को और गार्डनर को, माली को और वाइन बनाने वाले को कौन बिठाता है भैया? भाई देख लो इंडिया में आज, यहाँ रेपिस्ट को बिठाते हैं, यहाँ पर मर्डर को बिठाते हैं। आइए आइए, मुस्कुराइए, आप इंडिया में है। लाइक द अर्लियर सुल्तान, खलजी एंड तगलुक मुनाफ्स अपॉइंटेड मिलिट्री कमांडर एज गवर्नमेंट ऑफ टेरिटरीज ऑफ वेरियंग साइज। तो जो सैनिक के जो कमांडर होते थे, जो नायक होता था, उसको सूबेदार पे रख लिया करते थे, ठीक है। ये इलाके इक्ता कहलाते थे। इक्ता बेटा, इक्ता क्या होता था? जहां पे जो आपका सेना नायक होता था बेटा, मिलिट्री ऑफिसर जो होता था, उसको एज गवर्नर रखा जाता था, ठीक है। और इक्ता संभालने वाले व्यक्ति को बोला जाता था इक्तेदार या मुक्ति बोलते थे, ठीक है। अब मुक्ति की काम क्या होगा? मुक्ति भाई सेना नायक तो वो पहले था ही, अब वो सूबेदार भी बन गया है, तो उसका काम क्या होगा? एक तो सेना का नेतृत्व करना, कानून व्यवस्था बनाए रखना, ठीक है। उसकी सेना में जो भी बदलाव आ रहे हैं, उनकी क्या सैलरी है, कहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करना है, टैक्स कलेक्ट करना है, क्या क्या तनख्वाह देनी है, ये सारे काम मुक्ति करेगा। मुक्ति लोगों पे काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से ना चले। अब मुक्तियों को कौन कंट्रोल करेगा? मुक्तियों के कंट्रोल के लिए इन्होंने क्या किया कि इनका बेटा मुक्ति नहीं बनेगा, इन पे वंश परंपरा नहीं चल रही थी, ठीक है। तो उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। तो इक्ता जो जमीन का टुकड़ा या जो एरिया इनको दिया गया है, वो थोड़े से समय के लिए दिया जाता था, फिर ट्रांसफर कर दिया जाता था, ताकि ये जो मुक्ति है ये अपनी पावर ना बना ले उस जगह पे, ठीक है। तो ट्रांसफर होता रहेगा तो लोगों को इन पे विश्वास ही नहीं बनेगा उतना कि इनको अपना लीडर बनाए। इस तरीके की वो होती थी, प्रशासन में चीजें होती थी। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ा सख्ती से पालन होता था। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए रेवेन्यू का रकम का हिसाब लेने के लिए एक राज्य द्वारा लेखा अधिकारी होता था। अब ये जो भी रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है, उसको उसका रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए भी एक ऑफिशियल है कि भाई बता तू कहां से रेवेन्यू लेकर आया है, ठीक है। मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले तथा तय संख्या के अनुसार सैनिक रखे। करवर जो भी टैक्स वैक्स है वो सब इसको बताना होता था, भाई भाई देखो ये यहाँ से ये मिला है मुझे,
ठीक है। दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी सामंतों अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने पे बाध्य कर दिया। अब दिल्ली की सल्तनत से आगे जो भी गांव पड़ते थे, ठीक है, उनको भी अपने कंट्रोल में लाते रहे। वहां के जो सामंत थे, जो सत्ताधारी थे, उनको भी अपने कंट्रोल में लाते रहे। उनसे भी रेवेन्यू इकट्ठा करना शुरू कर दिया, ठीक है, कर लगाना शुरू कर दिया, उनके अधिकार छीनने शुरू कर दिए। ठीक है, सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की, बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। इसमें 3 तरह के कर थे। अब जो सामंत वगैरह से कर लिया जाता था जमीनों पे, कौन से थे? कृषि पर, जिसे खराज कहा जाएगा बेटा, खराज टैक्स है ये। ठीक है, एग्रीकल्चर के ऊपर एक टैक्स लगता था एंड अमाउंटिंग टू 50% ऑफ द पीजेंट्स प्रोड्यूस। तो जितना 50% जो है किसान ने अपनी उपजाऊ का, जो भी उसने उगाया है, उसका 50% उसने कर में दे देना है। ठीक है, उसके बाद बेटा मवेशियों पे, जो तुम्हारे कैटल हर्डर्स होते थे, और घरों पे टैक्स लगता था। ठीक है, यह याद रखना है कि उस महाद्वीप का काफी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से ही बाहर था। दिल्ली के बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाकों में भी घने जंगल वाले ऐसे क्षेत्र थे जिनमें बैठने में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थी। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों से कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, चलो, सरदार और उनकी किलाबंदी। अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए यात्री इब्न बतूता, वो गाना सुना है, इब्न बतूता बगल में जूता, चलता है तो करता है चू। तो इब्न बतूता कौन था बेटा? एक ट्रैवलर था। ठीक है, अफ्रीकी देश मोरक्को से आया था। इसने क्या लिखा था भारत के बारे में, यहाँ के सरदार के बारे में, कि यहाँ के सरदार कभी कभी चट्टानी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाते हैं, कभी कभी बांस के झुरमुटों में। भारत में बांस पोला नहीं होता, यह बहुत बड़ा होता है। इसके अलग अलग हिस्से आपस में इस तरह से गुथे होते हैं कि उन पर आग का भी असर नहीं होता। कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते हैं। सरदार इन जंगल में रहता है, इनके लिए किले की प्राचीर का काम देते हैं। इस दीवार में घेरे में उनके मवेशी और फसल, अंदर ही पानी भी उपलब्ध होता है। एकत्रित वर्षा का जल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते होंगे। प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता। सेनाएं जंगल में घुसकर खास तौर से तैयार किए गए औजारों से बांसों को काट डालती हैं। तो सुल्तान जो राजा होते थे वो जंगलों में भी रहते थे और बांस के किले बनाते थे, और बांस के किले इतनी मजबूती से बनाते थे कि वो जलता भी नहीं था। ठीक है, तो अगर किसी दूसरे राजा को उस पर आक्रमण करना है तो उन बांस के को काटना पड़ेगा। चंगेज खान के नेतृत्व में, चंगेज खान बेटा, मंगोलों ने उत्तर पूर्वी ईरान में तुम्हारा ट्रांसऑक्सियाना, क्या नाम था इसका, ट्रांसऑक्सियाना, ट्रांसऑक्सियाना, ये रहा, ठीक है, पर हमला किया। इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। चंगेज खान ने इधर हमला किया ट्रांसोमिया पे, दिल्ली सल्तनत ने उधर धावा बोल दिया। अलाउद्दीन खिलजी और तुगलक के शासन कालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए थे। तुमने वो वाली मूवी देखी होगी पद्मावत, है ना, पद्मावत में जो रणवीर सिंह है वो खिलजी बना हुआ है, तो उसमें एक दिखाते हैं ना कि वो चंगेज खान की सेना को हरा देता है, इंडिया में घुसने नहीं देता। तो इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी, इतनी विशाल कि संभालना प्रशासन के लिए एक चुनौती थी। अब तुगलक और खिलजी दो लोग हैं, ठीक है, किससे बचना है? चंगेज खान से। चंगेज खान उस टाइम का खूंखार राजा माना जाता था क्योंकि नरसंहार करता था ये मंगोलियन जो होते थे। ठीक है, अब इन्होंने अपने प्रशासन बनाए। ये वाली जो टेबल है ये इंपॉर्टेंट है बेटा। पहले खिलजी का पढ़ो। दिल्ली पर 2 बार हमले हुए, ठीक है, इनका सामना करने के लिए खिलजी ने एक विशाल स्थायी सेना खड़ी करी, स्टैंडिंग आर्मी कहते हैं बेटा। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर, मैंने गैरिसन टाउन बताया था आपको, क्या होता है गैरिसन टाउन? जिसमें सैनिक रहते हैं, इनके लिए एक शहर बनाया जिसका नाम था सीरी। ठीक है, सैनिकों का पेट भरने की समस्या को गंगा यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में खेती की पैदावार इकट्ठी करके हल किया। इन सैनिकों को जो टैक्स कलेक्ट होता था बेटा गंगा यमुना की जमीनों से, वहां की फसलों से, उससे इनका पेट भरा जाता था। ठीक है, किसानों की पैदावार का 50% हिस्सा इनके उसमें लग जाता था, टैक्स में। सैनिकों को वेतन भी देना होता था, इनको बेटा सैलरी भी दी जाती थी। खिलजी करता था ये सारी चीजें। ठीक है, अलाउद्दीन ने सैनिकों को इक्ता के स्थान पे क्या दिया? कैश दिया। इक्ता देंगे तो उनको भाई कर इकट्ठा करना पड़ेगा, फिर वो किसी और को जवाबदेही देंगे, तो इसने बोला मैं सैलरी दूंगा, तुम्हें कैश दूंगा। सैनिक अपनी जरूरत का सामान इस कैश से खरीदते थे। आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीजों की कीमतें बढ़ा देंगे। अब ये किससे खरीदते थे? मर्चेंट से। अब ये होता था कि मर्चेंट सोचे कि मैं महंगा कर देता हूँ, सैनिक को तो जरूरत है, वो तो लेगा ही लेगा, तो मैं अपना सामान महंगा कर देता हूँ। तो इस चीज पे रोक लगाने के लिए खिलजी ने इन पे नियंत्रण रखा। इस पे ऑफिशियल्स लगा दिए कि भाई इस बात का ध्यान रखना है कि मर्चेंट व्यापारी जो है वो सामान महंगा करके ना बेचे सैनिकों को। ठीक है, तो अफसर बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते थे और जो व्यापारी निश्चित दरों का उल्लंघन करते उन्हें पनिशमेंट मिलती थी। जो फिक्स प्राइस किया गया है उससे ज्यादा मांगोगे तो पनिशमेंट मिलेगी। अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम बहुत सक्सेसफुल रहे। ठीक है, इतिहासकारों ने कीमतों में कमी और बाजार में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए उसके शासनकाल की प्रशंसा की है। तो इसने प्राइस जो है इनको कम रखा है और इसने वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए, मतलब रिसोर्स की जो कमी होती है उसको पूरा करने के लिए अपना एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा रखा। मंगोल आक्रमणों के खतरे का भी उसने सफलतापूर्वक सामना किया। ठीक है, जब मंगोलों ने आक्रमण किया तो इसने डटकर ये खड़ा हुआ। फिर आ जाओ तुगलक। तुगलक फेलियर रहा था थोड़ा सा। मोहम्मद तुगलक के शासन के प्रारंभिक वर्षों में सल्तनत पे हमला हुआ। ये जब बना राजा तो शुरुआत में हमला हो गया था, मंगोल सेना को इसने हरा दिया था उस टाइम पे। तुगलक को अपनी सेना की शक्ति को लेकर इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि ये सीधे ट्रांसऑक्सियानिया पहुंच गया, जो अभी मंगोलों ने जिसपे कब्जा किया था, कि भाई मैं मंगोलों को हरा दूंगा। एक स्थायी सेना तैयार करना उसका आक्रामक कदम था। अब इसमें 2 वर्ड आते हैं बेटा। इसने तुगलक की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी ये अटैकिंग थी। इसने इसका क्या था कि मैं अटैक करूंगा सामने से तो जीत जाऊंगा। खिलजी की जो थी वो डिफेंसिव थी कि अगर मैं अपने लोगों अपनी सेना को बचाऊंगा तो मैं जीत जाऊंगा। ठीक है, तो जो मोड था इनका, इसका अटैकिंग था, इसका डिफेंसिव था, ये याद रखना है। नया गैरिसन शहर बनाने की जगह पे इसने क्या किया? दिल्ली के 4 शहर खाली करवा दिए।
जो पुरानी दिल्ली थी तुम्हारी, वहाँ के लोगों को वहाँ से निकाल दिया और वहाँ पे सैनिक की छावनी बना दी। इसने नया शहर बनाया था, इसने लोगों को बेदखल कर दिया उनकी जगहों से। ठीक है। सेना को खिलाने के लिए उसी इलाके के खाद्यान्न इकट्ठे किए गए। सेना की विशाल संख्या की जरूरत पूरी करने के लिए सुल्तान ने और टैक्स लगा दिया, एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया। इसने क्या किया था, जो 50% आ रहा है किसानों का बनके वो टैक्स में जाएगा और उसी से सैलरी दूंगा और उसी से अपनी चीजें खरीद लो। इसने एक्स्ट्रा टैक्स लगाया। तुगलक भी अपने सैनिकों को नकद देता था, कैश देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने कुछ कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन मुद्रा चला दी। तो ऐसे टोकन्स बना दिए बेटा उसने, जैसे आज के टाइम पे भी हम टोकन यूज करते हैं। ठीक है। ये सिक्के धातु के बने होते थे, लेकिन सोनी चांदी के ना होकर सस्ती धातु के। सोने चांदी के महंगे होंगे तो सस्ती सी धातु के इनको बना दिया गया। लोगों ने शुरुआत में तो इस मुद्रा पे भरोसा नहीं किया, वो बहुत चालाक थे। अपने सोने चांदी के सिक्के बचा के रख लेते थे और अपने तमाम कर इस टोकन मुद्रा से चुकाते थे। तो लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, इन्हीं टोकन से टैक्स देना शुरू कर दिया। सोना चांदी बच गया उनका। इस सस्ती मुद्रा जैसी जाली सिक्के से बड़ी आसानी से बनाए जा सकते थे। तो क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तो लोग ने जाली टोकन बनाने शुरू कर दिए, नकली टोकन। मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम असफल रहे, ये अनसक्सेसफुल रहा। कश्मीर पर उसका आक्रमण बिल्कुल वेस्ट हुआ। कश्मीर पे उसने अटैक किया, फेल हो गया। तब उसने तुरान पर हमला करने का इरादा भी छोड़ दिया, विशाल सेना को खत्म कर दिया। उसने इतनी बड़ी सेना बना दी थी, फिर उसको तोड़ दिया। ठीक है। प्रशासन संबंधी जो कदम उठाए उसमें बहुत परेशानियां आई। दौलताबाद ले जाए जाने से लोग भी नाराज थे, क्योंकि उसने पुरानी दिल्ली से लोगों को निकालकर कहाँ शिफ्ट कर दिया था, दौलताबाद। तो उस बात से भी लोग गुस्सा थे। कर में टैक्स इंक्रीज कर दिया था। ठीक है। गंगा यमुना के दोआब में अकाल से विशुद्ध जनता बगावत पे उतर आई। मोहम्मद तुगलक को टोकन मुद्रा भी वापस लेनी पड़ी, क्योंकि टैक्स टोकन मुद्रा में देने लग गए लोग। तो इसका प्रशासन अच्छा नहीं माना गया, खिलजी का अच्छा माना गया। ये टेबल रट लेना। तो इसलिए मोहम्मद तुगलक जो था, उसका जो तरीका था वो कैसा माना जाता था, प्रति रक्षा पर था। वहां मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा था। तो अलाउद्दीन का डिफेंसिव था और इसका अटैकिंग था। क्या कर रहे हो, हटो। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत। अब भाई 15वीं और 1600 में आ गए हम। ठीक है। आगे बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे तो थे पर शक्तिशाली थे। ठीक है। शासन बहुत ही कुशल चल रहा था, अच्छा चल रहा था, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा था। शेरशाह सूर ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया और आगे चल के मुगल सम्राट हुमायूं तक को चुनौती दी और हराया भी। ठीक है। शेरशाह सूर आया, उसने हुमायूं को हराया, इसने दिल्ली पे अधिकार किया, अपना राजवंश स्थापित किया। तो सूर वंश तुम्हारा चलना शुरू हो गया। ठीक है। 15वीं सदी से, 15वीं शताब्दी से। ठीक है। इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाया और ये एक्टिव भी था। महान सम्राट अकबर ने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था। तो जब बाद में अकबर आया था तो उसने शेरशाह सूर के जो तरीके थे उनको अपनाया था एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। चलो, 3 श्रेणियां, ईश्वरीय, शांति, नाइट और धर्म युद्ध। 3 श्रेणियों का विचार बेटा 11वीं शताब्दी में फ्रांस में शुरू हुआ था। 3 ऑर्डर्स बोलते हैं। क्या था, राजा था, इसके चाचा ने पहले इसको एक छोटा सा एरिया दिया था बिहार में, इसने उसको बहुत अच्छे से चलाया और चलाते चलाते फिर इसने हुमायूं पे हमला बोल दिया था। ठीक है। तो फ्रांस में 3 ऑर्डर्स का एक आइडिया आया था बेटा। इसमें समाज के 3 वर्ग, जो सोसाइटी है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक वो जो प्रेयर करते हैं, एक जो युद्ध करते हैं और एक जो खेती बाड़ी करते हैं। ठीक है। 3 वर्गों में समाज के इस विभाजन को ईसाई धर्म का समर्थन भी प्राप्त था। तो ईसाई धर्म भी इस 3 ऑर्डर्स को अप्रूव करता था। विभाजन से ईसाई धर्म को समाज में अपने प्रबल प्रभाव को और भी दृढ़ करने में सहायता मिलती थी। इसी विभाजन से योद्धाओं का एक नया समूह भी उभरा। इन योद्धाओं को नाइट कहा गया। तो जो इसमें एक वर्ग था युद्ध करने वाला वर्ग, इसमें से ये लोग जो है काफी उभर के आए क्रिश्चियन समाज में और इनको नाम दिया गया नाइट्स। ठीक है। ईसाई धर्म एक समूह को संरक्षण देता था, अपनी ईश्वरीय शांति की अवधारणा के प्रसार में इनका उपयोग करता था। तो भाई कि ईश्वर जो है वो शांति आप फैला के रखो, इस बात में ये करते थे। नाइटों से अपेक्षा की जाती थी कि वे धर्म और ईश्वर की सेवा में समाप्ति योद्धा रहे। तो जो तुम्हारे प्रार्थना करने वाले वर्ग थे उनके लिए था शांति बना के रखो। नाइट्स जो थे उनके लिए था कि तुम धर्म के लिए युद्ध करो। कोशिश यह रहती थी कि इन योद्धाओं को आपसी लड़ाई भिड़ाई से विमुख करके उन मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध करने भेज दिया जाए जिन्हें यरूशलेम शहर पर कब्जा कर रखा था। तो मेन जो इनका पर्पस था 3 ऑर्डर में वो ये था कि ये जो सिपाही हैं, जो नाइट्स हैं, ये आपस में ना लड़े, इनको जेरूशलेम भेज दो मुसलमानों से लड़ने के लिए। इस प्रयत्न के परिणाम स्वरूप सैनिक अभियानों की एक श्रृंखला चली जिसे क्रूसेड कहा गया। क्रूसेड क्या थे बेटा, सैनिकों की एक रेंज थी, श्रृंखला थी। ठीक है। जो मुस्लिम से लड़े थे। ईश्वर तथा धर्म की सेवा में किए गए इन अभियानों ने नाइटों की हैसियत पूरी तरह बदल डाली, नोबल माना जाने लग गया था इनको। पहले इन नाइटों की गिनती कुलीनों में नहीं होती थी, मगर फ्रांस में 11वीं सदी के अंत तक और जर्मनी में उससे 1 सदी बाद इन योद्धाओं की दीनहीन अतीत को भुला दिया गया। 12वीं सदी तक तो कुलीन वर्ग के लोग भी नाइट कहलाने लग गए थे। तो नोबल्स में इनकी गिनती होती थी। ठीक है। नाइट योद्धा लोग होते थे क्रिश्चियनिटी में। चलो भाई, भाई साहब ये पोल्यूशन ना जान लेके मानेगा हम लोगों की। मुझे पोल्यूशन हाँ बताओ, तंदूर से पोल्यूशन आ रहा है। चलो भाई क्वेश्चन पढ़ो। दिल्ली में पहले कहले किसने राजधानी स्थापित की थी? बेटा पाला था। एक टेबल दिखाई थी मैंने तुम्हें शुरुआत में इस चैप्टर के, जैसे मैंने बोला था कि बस नाम देख लो कौन किसके बाद आया था।
वो पीछे चली गई, ये वाला अनंग पाला, ठीक है, ये दिल्ली के रूलर्स ऑफ दिल्ली है। सबसे पहला, दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा क्या थी? बेटा फारसी थी। सुल्तान वगैरह कौन थे? ये खिलजी तुगलक की पर्शियन भाषा थी सुल्तानों की। किसके शासन के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ? किसकी सल्तनत सबसे ज्यादा फैली थी बेटा? तुगलक की, मोहम्मद तुगलक, ठीक है। इब्न बतूता किस देश से आया था? अफ्रीका, मोरक्को, ये वन वर्ड ना याद रखो, ठीक है। इब्न बतूता कहां से आया था? अफ्रीका, मोरक्को से। चलो, मुगल साम्राज्य स्टार्ट हो गया तुम्हारा। मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय महाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर जहां लोगों संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधताएं हो, शासन कर पाना मुश्किल होता था। बिल्कुल सही है। मिडीरियल टाइम पीरियड जो है उसमें ऐसे हमारे देश जैसी जगह पे शासन करना एक मुश्किल काम है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप के लोग होते थे, ठीक है। मुगल कौन थे? सबसे पहली चीज, भाई मुगल जो थे ये दो महान राजा के वंशज थे, ठीक है। मम्मी की तरफ से मंगोल के, ठीक है, और पापा की तरफ से तैमूर के, समझा? तैमूर, ठीक है। तो जो चंगेज खान जो था वो इनका नाना लगता होगा, कोई सा नाना लगता होगा, मतलब नाना या पर नाना या लकड़ नाना। और तैमूर जो था वो इनका दादा था, दादा पर दादा या लकड़ दादा, दादा था, दादा कहेंगे, ठीक है। तो तैमूर थे, परंतु मुगल अपने आप को मुगल या मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे। तो मुगल वर्ड जो आया ये मंगोल से आया है, बट ये अपने आप को मुगल मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्ति के नरसंहार से संबंधित थी, क्योंकि भाई चंगेज खान था, ठीक है। तो वो बहुत क्रूर था, इसलिए उससे नाम जोड़ना ये पसंद नहीं करते थे। ये तैमूर के वंशज होने पे गर्व करते थे, क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, और चंगेज खान जो है दिल्ली पे कब्जा नहीं कर पाया था, खिलजी ने रोक दिया था उसको। यहाँ पे इनका दादा बैठा हुआ है, उसके उत्तराधिकारी और मुगल सम्राटों का एक लघु चित्र। मध्य में तैमूर है, दाहिने कौन सा होता है? राइट साइड में, यहाँ पे इसका पुत्र बैठा मीरन शाह, पहला मुगल सम्राट, बाबर का लक्कड़ दादा, बापरे, मीरन शाह। उसके बाद अबू सईद, ठीक है, बाबर का दादा। तैमूर की बाई और सुल्तान मोहम्मद मिर्जा, ये मिर्जा है, बाबर का परदादा। फिर उमर शेख, बाबर के पिता। तैमूर की दाहिनी और तीसरे, चौथे और पांचवें व्यक्ति मुगल सम्राट, ये बाबर है, ये अकबर है, ये शाहजहां है, ठीक है। और दाई और उसी क्रम में ये हुमायूं है, ये जहांगीर है, और ये औरंगजेब है, ठीक है। तो तैमूर इनका एंसेस्टर रहा है, फिर ये इनके बेटे, इनके बेटे, इनके बेटे, इनके बेटे, ये इनके बेटे, इनके बेटे, इनके बेटे, इस तरह से ये बच्चे इनके हुए। तो ये इनका पूरा खानदान का एक चित्र दिखा रखा है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन, अब क्योंकि ये तैमूर को मानते थे, ठीक है, इनको ये था कि हम तैमूर के वंशज हैं, चंगेज खान के नहीं है, तो इसलिए ये चित्रों में भी यही दिखाते थे कि हम तैमूर की तरफ से है, दादाजी की तरफ से है, नाना जी की तरफ से नहीं है। बताओ कैसे थे ये? ननिहाल वालों को नहीं पूजा इन्होंने अपने। मुगल मिलिट्री कैंपेन, मुगल सैन्य अभियान। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है। प्रथम मुगल शासक बेटा बाबर, पहला एम्पर जो यहाँ पे आया, 1494 में फरघाना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किया। उसकी उम्र 12 वर्ष थी। मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। अब इन मुगलों पे जो मंगोल होते थे वो आक्रमण करते थे, जैसे उज़्बेक हो गए बेटा, ठीक है। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद काबुल पर कब्जा करा। दिल्ली की सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया। दिल्ली और आगरा पे कब्जा किया। तो 15वीं शताब्दी तक आते आते इसने दिल्ली पे कब्जा कर लिया था, ठीक है। इब्राहिम लोदी को भी हराया इसने। मुगलों के प्रमुख सैन्य अभियानों को दिखाया गया है। क्या आप इस लंबे घटनाक्रम को ब्ला 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 ब्ला, ये रहा। अब इन्होंने बेटा वो दिखा रखा है, तुम्हारा शासनकाल दिखा रखा है सबका। बस ये याद रखना कौन किसके बाद आया था, ठीक है। बाबूजी पहले आए थे, बाबर, ठीक है। इसने क्या किया था? पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी को हराया। आवाज हमारी आवाज बहुत कट रही है अंकिता। अच्छा अच्छा, चलो। हाँ वैसा कुछ है, भादसा करके। तो बाबर जो है इसने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया बेटा। खानुआ में राणा संगा राजपूत राजाओं और उनके साथ समर्थकों को हराया। चंदेरी में राजपूतों को हराया। अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण स्थापित कर दिया था। फिर आया हुमायूं, ये सबसे कम टाइम के लिए जिंदा रहा था, बीमार हो गया था किसी वजह से, कहीं से गिर गया था शायद। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया, ठीक है। इन्होंने हर भाई को जो जो हिस्सा देना होता है वो दे दिया। उसका जो भाई था मिर्जा कामरान हुमायूं का, की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपनी अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया, चौसा और कन्नौज में, ठीक है। ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह की मदद ली, दिल्ली पर पुनः कब्जा किया। अगले वर्ष इमारत में एक दुर्घटना से मर गया, एक्सीडेंट हो गया था, कुछ हुमायूं का बहुत जल्दी मर गया था। फिर आया हुमायूं का बेटा अकबर। इनके बच्चों के नाम याद, मतलब कौन किसका बेटा था, ठीक है।
अकबर बहुत छोटी उम्र में राजा बन गया था, 13 साल की उम्र में शायद। 3 अवधियों में विभाजित किया इसने अपने शासनकाल को। 56 से 70 के मध्य अकबर अपने संरक्षण बैरम खान और कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। उसने सूरी और दूसरे नालवा, गोंडवाना, मिर्जा हाकिम इन और उज़्बेक जो मंगोल के उज़्बेक थे, इनके साथ एक सेना अभियान चलाया, ठीक है? रणथंभौर पे कब्जा किया। बैरम खान एक मंत्री था इसका, जिसने इसको बाप की तरह पाला था, ठीक है? 70 से 85 के मध्य गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान लड़ा इसने, ठीक है? उसने पूर्व में बिहार, बंगाल, उड़ीसा में भी अभियान चलाए, विद्रोह किया। फिर उसके बाद अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ, सफाविदों को हराकर कांधार पर कब्जा किया, कश्मीर को भी जोड़ लिया। मिर्जा हाकिम की मृत्यु के बाद काबुल को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। मिर्जा हाकिम, हाँ, इसका सौतेला भाई था। मिर्जा हाकिम वही था ना जिसको इसने छत से गिरा-गिरा के मारा था बार-बार? जोधा अकबर मूवी में ऐसा कुछ देखा था मैंने। दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई, बरार खानदेश, अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी इसने अपने राज्य में मिला लिया। तो इसने काफ़ी एक्सपैंड किया था सल्तनत को, ठीक है? फिर अकबर के बाद आया जहांगीर, जहांगीर वही था तुम्हारा अनारकली वाला बेटा, ठीक है? जहांगीर ने अकबर के अभियानों को आगे बढ़ाया, मेवाड़ में सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की, सिख, अहोम और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए, जो नाकामयाब रहा। अ, नूर इसके बाद आया शाहजहां। शाहजहां ताजमहल वाला बंदा है बेटा तुम्हारा, ठीक है? अफगान अभिजात खान जहान लोदी ने विद्रोह किया, अहमदनगर के विरोध अभियान जिसमें बुंदेलों की हार हुई, ठीक है? ये कुछ नहीं है इसमें। शाहजहां के जो बच्चे थे इनमें लड़ाई शुरू हो गई थी, प्रॉपर्टी को लेके शायद हो गई थी, राज्य को लेके। तो औरंगजेब जो था इसमें जीत गया, इसके जितने बच्चे थे उनमें औरंगजेब जीत गया था, ठीक है? और उसके 3 भाइयों को उसने मौत के घाट उतार दिया और शाहजहां को उसने आगरा की जेल में डाल दिया। फिर औरंगजेब आया, क्योंकि अपने बाकी भाई और पिता को तो ये वही कर चुका था, साइड कर दिया था इसने। औरंगजेब आया, ठीक है? इसमें हाँ, मराठा सरदार शिवाजी के खिलाफ इसने अभियान चलाए। औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया। शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैदखाने से भाग निकले। उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया और फिर मुगलों के खिलाफ एक वो चला दिया, अभियान चला दिया। अ, और इसमें तुम्हें बस इतने काफ़ी है। और लास्ट में तुम्हारा शायद बहादुर शाह जफर आया था इसके बाद। चलो, मुगल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन, इनका जो ट्रेडिशन था बेटा वो वंश परंपरा को फॉलो करते थे, ठीक है? राजा का बेटा राजा बनता था, जो सबसे बड़ा पुत्र होता था उसको बनाया जाता था, ठीक है? तो मुगल ज्येष्ठ अधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र नहीं करते थे। पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। उत्तराधिकारी में वह सहदायात की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकारी का विभाग, अच्छा हाँ हाँ हाँ, बंटवारा करते थे ये। ये वो नहीं करते थे, क्या बोलते हैं, ज्येष्ठ को नहीं बनाते थे, ये राज्य बांट दिया करते थे कि भाई 4 पुत्र हैं तो 4 पार्ट्स में राज्य डिवाइड कर देंगे। प्रॉपर्टी वो कर देते ये, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करते थे। हाँ, वो तो महाभारत में होता था तुम्हारा ज्येष्ठ पुत्र को बनाने वाला। ठीक है? मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध, यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है तुम्हारी, मुगल मैरिजेस। राजपूतों के साथ मुगलों का एक संबंध बन के रहा है, ठीक है? जहांगीर की जो माँ थी, कछुआ की राजकुमारी थी, जिसे हम जोधा के नाम से जानते हैं, वह अंबर के राजपूत शासक की पुत्री थी। शाहजहां की माँ यानी जहांगीर की जो वाइफ थी, वो राठौड़ की राजकुमारी थी, वह मारवाड़ के राजपूत शासक की पुत्री थी। पता ना कौन थी। जोधा। हाँ, तो जोधा नाम की कोई लेडी नहीं थी, हरका नाम था उनका। तो हरका राजपूतानी ही थी कोई। वो जोधा, हाँ, नहीं नहीं, ये औरत का नाम नहीं है। कछुआ जगह है, कछुआ की राजकुमारी थी। जगह है। वो तो मूवीज के अंदर थोड़ा ट्विस्ट करके दिखाते हैं ना, उनको मसाला डालना होता है एंटरटेनमेंट के लिए। मुगलों के अन्य शासकों के क्या संबंध थे? तो मुगलों के टाइम पे सबसे ज्यादा राजपूतों का टाइम था, ठीक है? जैसे हम मूवीज वगैरह में भी देखते हैं, थोड़ा इतना आइडिया तो आ ही जाता है। तो मुगलों के उन्हें उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता छीनने का या सत्ता स्वीकार करने से मना कर दिया। तो मुगल शक्तिशाली होते गए, अन्य शासक ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। अनेकों ने मुगल घरानों में अपनी ही बेटियों की शादी करवा दी और उन्होंने ये कह दिया कि भाई हम अपनी बेटी आपके घर में दे रहे हैं, तो हम आपकी सत्ता को स्वीकार करते रहे हैं। तो जब स्वीकार कर लिया तो इससे क्या हुआ कि उनका जो एरिया था वो और बढ़ गया। मान लो अकबर ने शादी कर ली हरका बाई से, तो हरका बाई उसका वो क्या हो गया, ससुराल हो गया, तो वो एरिया अकबर के अंडर आ गया। लेकिन कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया, ठीक है? जैसे मूवी में दिखाते हैं जोधा का भाई वही विरोध करता है, ठीक है? मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता का स्वीकार करने से इनकार करते रहे। अब सिसोदिया राजपूत के बारे में आ गया, ठीक है? जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्मानीय व्यवहार किया और उन्हें उनकी जागीर, वतन जागीर के रूप में वापस कर दी। जो जैसे जीत जाता है बंदा तो वो सारी चीजें ले लेता है सामने वाले की, लेकिन इन्होंने क्या किया, मुगलों ने इन्होंने सम्मान के साथ इनको वापस दे दिया कि भाई आपकी जो चीजें हैं हम आपको वापस कर रहे हैं, क्योंकि रिश्तेदारियां हो गई थी इनके साथ शायद, इसलिए पराजित करने परंतु अपमानित ना करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए। तो शुरुआती मुगल जो थे ये सम्मान के साथ ट्रीट करते थे, वो बाद में औरंगजेब आया था जिसने काम खराब किया था। इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना मुश्किल था, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे देखो, शिवाजी मुगल सत्ता स्वीकार करने आए तो औरंगजेब ने उनका अपमान किया, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी और उसी के बाद से मुगलों का पतन भी शुरू हो गया था। मनसबदार और जागीरदार कौन थे भैया? मनसबदार और जागीरदार, इन पे क्वेश्चन आता है बेटा, प्लीज लिख लिया करो कहीं पे। जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र बढ़ते गए, मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में अपॉइंट करना शुरू कर दिया। अलग अलग टाइप के डाइवर्स लोगों को इन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में लेना शुरू कर दिया। शुरू में ज्यादातर सरदार जो होते थे वो टर्किश लोग जो होते हैं बेटा वो होते थे। इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासन वर्ग में ईरानी, भारतीय, मुसलमान, अफगान, राजपूत, मराठा और भी जो लोग, जो अलग डाइवर्सिटी जो थी इनके एडमिनिस्ट्रेशन में देखने को मिली। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। तो जो भी इनकी सर्विस में आया मुगलों की, उनको क्या नाम दिया गया? मनसबदार। मनसबदार ऐसे व्यक्तियों के लिए होता है जिन्हें कोई मनसब यानी कोई गवर्नमेंट
पोस्ट दी जाती है बेटा, उनके लिए मनसब वर्ड यूज होता है। ठीक है, यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन, ठीक है, सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। श्रेणी चलती थी बेटा, रैंकिंग, उसको जात रैंकिंग बोला जाता था। ठीक है, जात रैंकिंग चलती थी और उसके हिसाब से पद होते थे कि हाईएस्ट लेवल का जो पद होगा उसकी सैलरी ज्यादा होगी, उससे नीचे वाली की उससे कम, उससे नीचे वाली की उससे कम। जैसे आज के टाइम पे भी होता है ना कि प्रिंसिपल की ज्यादा होती है, टीचर की कम होती है और नॉन टीचिंग की उससे भी कम होती है, वैसे होता था। तो पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी, उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। ठीक है, 5,000 जात वाले अभिजातों का दर्जा 1,000 जात वाले अभिजातों से ऊंचा था। तो जिसकी जात Z80 कुछ होता होगा या अमाउंट कुछ होता होगा, ऐसा कुछ होता होगा, ठीक है, उसका जो रैंक है वो कम वाले से ऊपर होगा। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंप जाते थे उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। भाई इनको घोड़े भी रखने पड़ेंगे। मनसबदार अपने सवारों के निरीक्षण करते थे, सैनिकों के घोड़ों की दगवाते थे, सैनिकों का पंजीकरण करते थे, मतलब रजिस्टर मेंटेन करना होता था इनको हर चीज का, घोड़ों का, अपने सैनिकों का, कार्यवाही करना, इनको कितनी सैलरी देनी है इनको। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे जिन्हें जागीर कहते थे। ठीक है, जिन जमीन से रेवेन्यू कलेक्ट होता था उनसे इनको इनकी सैलरी मिलती थी और इस जमीन को जागीर कहा जाता था, जो तकरीबन इक्ताओं के ही समान थी। जैसे हमने पीछे इक्ता पढ़ा था मुक्ति का, वैसी जागीर होती थी। परंतु मनसबदार मुक्तियों से अलग होते थे, अपनी जागीर में नहीं रहते थे। मुक्ति जो होता था वो जमीन पे रहता था, मनसबदार नहीं रहता था। ठीक है, उनके पास अपनी जागीर से केवल रेवेन्यू ही कलेक्ट होता था। मुक्ति जो होता था वो सब कुछ देखता था उस जमीन पर। ठीक है, यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे जबकि वह स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत होते थे। तो मनसबदारों को अलग अलग जगह भेज दिया जाता था कि जाइए वहां पे जाके देखिए काम कैसा चल रहा है। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानी पूर्वक आकलन किया जाता था। राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। ठीक है, उसकी सैलरी के बराबर होना चाहिए जो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं, तभी तो दे पाएंगे। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुंचते पहुंचते कंडीशन चेंज हो गई, राजस्व मनसबदार के वेतन से कम होने लगे क्योंकि ज्यादा हो गए थे मनसबदार और राजस्व कम हो गया था। ठीक है, तो मनसबदार जो थी इनकी संख्या बहुत ज्यादा हो गई थी, तो कहां से देंगे, रेवेन्यू तो उतना ही आ रहा है जितना पहले आ रहा था। ठीक है, इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। कई जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वो जितना रेवेन्यू वसूल कर सकते हैं कर ले। ठीक है, तो इसमें फिर वो बातें आ गई थी कि क्या बोलते हैं उसको, डिक्टेटरशिप वाली बात आ गई थी। ठीक है, जबरदस्ती रेवेन्यू कलेक्ट करना शुरू कर दिया था जिसकी वजह से प्रशासन हिल गया था औरंगजेब के टाइम पे। जब्त और जमींदार, बेटा इस पे भी क्वेश्चन आ रखा है, जब्त और जमींदार पे। ठीक है, मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन, भाई पहले किसानों जो उगाते थे वही प्रमुख साधन होता था, वो बिकेगा उससे जो प्रॉफिट होगा ये सारी चीजों से। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। तो किसान किसको देगा, जो बेटा वहां का चीफ होगा, हेड चीफ जो मुखिया होता था। ठीक है, समस्त मध्यस्थों के लिए चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या शक्तिशाली सरदारों, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। जैसे ये दे रहा है इसको रेवेन्यू, तो इसके लिए एक ही वर्ड है, वो है जमींदार। ठीक है, अकबर के राजस्वामी टोडरमल ने स्वमंत्री टोडरमल का नाम आप सबने सुना होगा, इसके 9 रत्नों में से एक था। ठीक है, 10 साल की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का बहुत अच्छे से सर्वे किया। ठीक है, इस आंकड़ों पे इसने ये किया, प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में जो कर है वो फिक्स कर दिया कि भाई हर फसल पे इतना ही टैक्स लगेगा, इससे ज्यादा नहीं। हर प्रांत के राजस्व मंडलों में बांट दिया गया, स्टेट बांट दिए एक तरीके से इसने। प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। ठीक है, हर स्टेट की किस फसल पे कितना टैक्स लगाना है इसकी एक लिस्ट बनाई इसने टोडरमल ने। इस व्यवस्था को जब्त कहा गया। तो ये इस तरीके से जो लिस्ट बनाई कि भाई गेहूं उगेगा, ठीक है, इस एरिया में उग रहा है मान लो यूपी में, तो यहाँ पे जो टैक्स है वो इतना लगेगा इतने परसेंट पे, इस लिस्ट को जब्त कहा गया। ठीक है, यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे, जहां सावधानी पूर्वक हिसाब रख सकते थे। तो जहां पे वो जाके देख सकते थे वहां पे इन्होंने जब्त का चलाया, दूर जगहों पे ये इस चीज को नहीं चला सकते थे। ठीक है, अब कुछ क्षेत्रों में जमींदार शक्तिशाली थे, मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वो विद्रोह विद्रोह कर लिया करते थे। ठीक है, एक ही जाति के जमींदार और किसान जो है वो मुगलों के खिलाफ खड़े हो जाते थे। ठीक, अब आता है अकबरनामा और आयन अकबरी, ये भी आता है बेटा, इसमें से क्वेश्चन आता है। अकबर ने अपनी करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल, नाम याद रखना कौन था, अबुल फजल था, इसको बोला कि मेरे शासनकाल का हिस्ट्री लिखो, इतिहास लिखो। अबुल फजल ने 3 वॉल्यूम्स बनाई बेटा, 3 बुक्स बनाई, वॉल्यूम 1 2 3। ठीक है, और इनका शीर्षक दिया अकबरनामा। पहली जो वॉल्यूम थी उसमें फर्स्ट वॉल्यूम में इसके जो एंसेस्टर थे बेटा, यानी तैमूर, बाबर, है ना, हुमायूं, इन सब के बारे में लिखा गया और इनके साथ क्या घटनाएं हुई, और प्लस अकबर के बारे में लिखा गया। ठीक, दूसरी वाली में अकबर के बारे में लिखा गया, अकबर ने किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया वो लिखा। और जो थर्ड वाली थी उसका नाम था आईने अकबरी। ठीक है, इसमें अकबर ने पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, घराना, सैनिक, टैक्स, साम्राज्य, एरिया, ज्योग्राफी, ये सब डाला। तो आईने अकबरी जो किताब है बेटा वो नाम याद रखना है। ठीक है, इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपरा और संस्कृति को भी विस्तृत वर्णन है। आज के टाइम पे भी जो हम कल्चर फॉलो करते हैं और वो उस टाइम पे मैच करता है वो सब इसमें मौजूद है। ठीक है, आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकारों की चीजें, फसलें, पैदावार, कीमतें, मजदूरी, मतलब काफी डिटेल्ड में इसके अंदर बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, अकबर की पॉलिसीज पे नजर डालेंगे। प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण अकबर ने निर्धारित किए थे। वर्णन अबू फजल की अकबरनामा आईने अकबरी में मिलता है एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य जो था वो अलग अलग स्टेट्स में बटा हुआ था जिनको हम सूबा बोलते हैं। ठीक है, सूबे के सूबेदार होते थे बेटा, गवर्नर जो होते थे जो इनको चलाते थे। हर प्रांत का एक वित्तीय अधिकारी होता था जिसको दीवान कहा जाता था, फाइनेंस मिनिस्टर या फाइनेंस ऑफिशियल, ऑफिशियल सही रहेगा। ठीक है, दीवान कौन होता था, फाइनेंस ऑफिशियल होता था, कानून व्यवस्था बनाए रखेगा, सूबेदारों पर नजर रखेगा। ठीक है, जैसे कि बख्शी सैनिक वेतन अधिकारी, बख्शी कौन होता था, सैनिकों की जो मिलिट्री पे मास्टर होता था। सदर धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री। फौजदार सेना नायक। कोतवाल नगर पुलिस अधिकारी। तो इस तरीके से लोग बांट रखे थे, इसने ऑफिशियल बांट रखे थे। जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का प्रभाव। मेहरुन्निसा
इन्होंने जहांगीर से शादी करी 16वीं सदी में, ठीक है। नूरजहां के नाम से ये जानी जाती हैं। जहांगीर के प्रति काफी लॉयल रही हैं ये, ठीक है, काफी साथ दिया है। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के चलाए थे बेटा, ठीक है, जिनमें इन्होंने एक तरफ सिक्के के एक तरफ जो है खिताब उत्कीर्ण थे, खिताब उत्कीर्ण क्या होता है, टाइटल्स, अपने टाइटल लिखे हुए थे, और दूसरी तरफ रानी बेगम नूरजहां के नाम से गड़ा हुआ था, ठीक है। एक तरफ अपने नाम थे और दूसरी तरफ नूरजहां के नाम लिखे हुए थे। बाईं और दिया गया दस्तावेज नूरजहां द्वारा दिया गया फरमान है, ये फरमान है बेटा, ठीक है। फरमान क्या होते थे, ऑर्डर्स, ठीक है। चौकोर मोहर, ये जो मोहर है ये चकोर वाली, ये बताती है उद्दात और महान महारानी नूरजहां पातशाह बेगम का आदेश, इस मोहर में ये लिखा है, ठीक है। ये गोल मोहर है, इसमें लिखा है शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई। हम कामना करते हैं कि नूरजहां इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। तो उनकी जो मोहर होती थी उनमें इनके बारे में लिखा होता था, ठीक है। अकबर के अभिजात बड़ी सेनाओं का संचालन करते, बड़ी मात्रा में राजस्व खर्च करते, जब तक वो वफादार रहे काम अच्छा चलता रहा। लेकिन 17वीं सेंचुरी एंड होते होते कई लोगों ने आजादी मतलब इन्होंने इंडिपेंडेंस चुनना शुरू कर दिया और ये साम्राज्य से हटना शुरू हो गए, लॉयल्टी खत्म होनी शुरू हो गई, ठीक है। 1570 में अकबर जब फतेहपुर सीकरी में था तो उसने उलेमा, ब्राह्मण, जेसुइट पादरी बेटा मतलब जो मौलवी होते हैं, जो पंडित होते हैं और जो प्रीस्ट होते हैं, ठीक है, और जरदुश्त धर्म के अनुयायी, जरदुश्त यानी बेटा आपके ये जोरास्ट्रियन पारसी, जरदुश्त कौन, पारसी, ठीक है, के मामलों में चर्चा शुरू करी। इसने बोला कि मैं धर्मों में घुसूंगा बीच में। ये चर्चाएं इबादत खाने में होती थी। अकबर की रुचि जो होती थी अलग अलग धर्मों में, रीति रिवाज में थी, क्योंकि मूवीज में भी हमने देखा ये काफी इंटरेस्ट लेता था वो इन सब चीजों में। इस विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतांधा पर बल देते हैं वो कट्टर होते हैं, डोगमा। डोगमा या मतांधा का मतलब होता है बेटा जो धर्मगुरु ये कहते हैं कि मेरा धर्म सबसे अच्छा है और दूसरे धर्म को रिस्पेक्ट मत करो, दूसरा धर्म होता ही नहीं है, दूसरे धर्म को मानो ही मत, दूसरे धर्म की इंसल्ट करो। तो इसने बोला कि ये तो बहुत कट्टर लोग हैं, ऐसे लोग जो होते हैं जो दूसरे धर्म की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं और अपने धर्म को सबसे ऊपर बता रहे हैं, ठीक है। अब तो इनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच विभाजन और असमंजस्य पैदा कर रही है। जैसे आज हमारे देश में हो रहा है, क्या हो रहा है कि उस टाइम में फिर लोग जो है बटने शुरू हो जाते थे, लोग एक दूसरे को गलत निगाह से देखते थे, ठीक है। यह अनुभव अकबर को सुलह कुल सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गया। अब इसके एक विचार आया बेटा सुलह उ कुल, सुलह मतलब पीस रहे, ठीक है। सहिष्णुता की यह धारणा विभिन्न धर्मों के अनुयायी में अंतर नहीं करती थी। तो ये जो इसकी आइडिया था सुलह कुल, इसमें यह था कि अलग अलग धर्मों को अलग अलग नहीं मानना है, सब एक बराबर है, सबकी रिस्पेक्ट करनी है। ये बात इसने बोला कि हारमोनी बनाओ हर धर्म में, ठीक है। केंद्र बिंदु थी नीति शास्त्र की व्यवस्था सर्वत्र लागू की जा सकती थी, जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पे बल दिया जाएगा, इन चीजों पे बल देना है। तो अबुल फजल ने सुलह कुल के इस विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की। शासन के इस सिद्धांत को जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया कि हाँ हम हर धर्म को इक्वल और वो देंगे, रिस्पेक्ट देंगे, ठीक है। ये सुलह कुल, ठीक है। अकबर की सुलह कुल की नीति का उनके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया है। ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत आंचल में सभी वर्ग, सभी धर्म के अनुयायी एक जगह हैं। उसके विशाल साम्राज्य में चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से निर्धारित है। विरोधी धर्म के अनुयायी तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी। यहाँ असहिष्णुता का मार्ग बंद है। सुन्नी शिया एक ही मस्जिद में इकट्ठा होते हैं, ईसाई यहूदी एक ही गिरजाघर में जाते हैं। सुसंगत तरीके से सार्विक शक्ति शांति सुलह कुल के सिद्धांत का पालन किया जाए, सब एक है, ठीक है। एक देखो यहाँ पे ये है महाभारत, रामायण, लीलावती और योग वशिष्ठ जैसे कुछ उल्लेखनीय संस्कृत ग्रंथ को अकबर ने बेटा इनका अनुवाद करवाया था फारसी भाषा में शायद। रज्मनामा जो महाभारत का फारसी अनुवाद है, रज्मनामा याद रखना, ठीक है। रज्मनामा, तो रज्मनामा क्या है, महाभारत फारसी भाषा में लिखी हुई है, ठीक है। चलो खत्म करते हैं इसको फटाफट। 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य 17th सेंचुरी के बाद, चलो विदेशी यात्री आते थे, विदेशी यात्री देश को धनी बताते थे। यही यात्री इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित रह गए। एक तरफ गरीबी भी दिख रही है, एक तरफ अमीरी भी दिख रही है देश में, सामाजिक असमानताएं दिख रही थी, इनइक्वालिटी दिख रही थी देश में। शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष से दस्तावेज से पता चलता है कि मनसबदार उच्चतम पद प्राप्त कुल 8000 में से 445 ही थे। कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6% रही, यानी मनसबदार कम होने लग गए, लोग बटने शुरू हो गए। मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे, खर्च कर दिया करते थे अपने पैसे जो है ये, ठीक है। किसान शिल्पकार के पास निवेश के लिए कम पैसा बचता था। तो गरीबी, एक तरफ बहुत गरीबी दिख रही थी जो बाहर से यात्री आते थे, और एक तरफ बहुत अमीरी दिख रही थी। तो ये इनइक्वालिटी लोगों को दिखनी शुरू हो गई थी 1700 सदी से। मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे, नोबल लोग जो थे इनके पास बहुत पैसा था, ठीक है। और दूसरी तरफ जो गरीब किसान है उनके पास कुछ भी नहीं बच रहा है। ये सारी चीजें देखने को मिल रही थी। किंग्स एंड क्वींस, तुर्की, ओटोमन चल रहे हैं। 16वीं सदी में मुगलों के लगभग समकालीन संसार के विभिन्न भागों में भी कई महान राजा रानी थे। जब मुगलों का राज चल रहा था इंडिया में, तो दूसरी जगहों पे भी और राजा थे। इनमें ओटोमन तुर्की के सुल्तान सुल्तान सुलेमान आते हैं, ठीक है। उनके राज्य में ओटोमन राज्य का विस्तार यूरोप की ओर हुआ। उसने हंगरी के अपने राज्य के साथ मिलाया, ऑस्ट्रिया को घेरा, फौजों ने बगदाद इराक भी हथियाया, मोरक्को उत्तर अफ्रीका का हिस्सा ओटोमन के अंदर आया। सुलेमान ने ओटोमन नौसेना को दोबारा बनाया, ठीक है। तो काफी फैल गया ऑटोमन एम्पायर जो था। अरब सागर ने इस नौसेना ने पुर्तगालियों को चुनौती दी। सम्राट को अल कानूनी का खिताब मिला। उसके शासनकाल में बहुत कानून बनाए गए, ठीक है। बढ़ते हुए साम्राज्य को अलग अलग क्षेत्र में और फैलाया गया। किसानों को बेगार और भारी करों से बचाया गया इसमें, ठीक है, कि कोई टैक्स वैक्स मत लगाओ इनके ऊपर। ऑटोमन क्षेत्रों में जब सार्वजनिक व्यवस्था का पतन हुआ तो सुलेमान कानूनी के काल को आदर्श शासन काल के रूप में याद किया जाने लगा। जब चीजें बिखर रही थी तो सुलेमान ने जो नियम बनाए थे उनकी वजह से जो चीजें संभली ऑटोमन एम्पायर में, उसको याद किया जाता है। तो अकबर एक अन्य समकालीन शासकों के बारे में पता लगाए, इंग्लैंड की शासक रानी एलिजाबेथ छोटो। चलो फटाफट से इसकी मैचिंग करो और इसको खत्म करो। चुप नहीं रहा जाता तुमसे।
करो भाई, कहाँ रह गए सब, चले गए क्या? मनसब क्या है आपका? पद। मारवाड़ गवर्नर, उज़्बेक, मेवाड़, रैंक, हाँ, पद। मंगोल क्या होगा? मंगोल के उज़्बेक, है ना? सिसोदिया मेवाड़ है बेटा। सिसोदिया राजपूत मेवाड़ है और राठौर मारवाड़ है। नौरजहाँ जहांगीर और सूबेदार गवर्नर, ठीक है? फिल इन द ब्लैंक्स करो। अरे नीचे हो जा थोड़ा-सा। कैपिटल ऑफ मिर्ज़ा हाकिम, अकबर का जो सौतेला भाई था, उसका कैपिटल क्या था? काबुल। मिर्ज़ा हाकिम जो था उसका सौतेला भाई, जिसको मैं बता रही थी छत से गिरा के मारा था शायद। दक्कन की पाँचों सल्तनत बरार, खानदेश, अहमदनगर, डैश और डैश थी। ये तुम्हारा ना उसमें मिलेगा, वो जो ब्राउन कलर का पैराग्राफ था ना। कौन सी बरार, खानदेश, अहमद, गोलकोंडा थी एक तो, और एक और थी। यदि जात एक मनसबदार के पद और वेतन का द्योतक था, तो सवार उसके डैश को दिखाता था। सवार होते थे बेटा घुड़सवार, ठीक है? तो उनको बोलते थे कैवेलरी मैन। मनसबदार जो होता था वो घोड़ों की और सैनिकों की संख्या का रजिस्टर रखता था, ठीक है? अकबर के दोस्त और सलाहकार अबुल फजल ने उसकी डैश के विचार को, कौन सा विचार था बेटा उसका? सुलह उल कुल, ठीक है, मदद की, जिसके द्वारा वे अलग अलग धर्मों संस्कृति जातियों में बने समाज पे राज्य कर सके। ये सुलह उल कुल, ये लिखी स्पेलिंग। मुगल राज्य के अधीन आने वाले केंद्रीय प्रांत कौन थे? मुगल राज्य में बेटा दिल्ली आता है तुम्हारा, काबुल आता है तुम्हारा, मेवाड़ आता था, पाकिस्तान की तरफ सिंध आता है तुम्हारा, मारवाड़ भी आता है, ठीक है? इसमें गुजरात भी आता है तुम्हारा, बंगाल भी आता था, नॉर्थ इंडिया मोस्टली आता है तुम्हारा, बिहार भी आता है, उड़ीसा भी आता है, और तुम्हारा दक्कन भी आता है, चित्तौर आता है, चित्तौर की रानी, ठीक है? चलो, कल पांचवा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? चलिए क्लास ओवर करेंगे, आराम करेंगे सब बच्चे। और प्लीज पेपर सॉल्व करके भेज दिया करो, कुछ तो करो सेल्फ स्टडी के नाम पे। 1 घंटा पढ़ने से कुछ नहीं होगा अब। पेपर सॉल्व करना शुरू कर दो। मैंने नहीं भेजा, मैंने बोला सीटेट की वेबसाइट से उठा लो। लो मैं भेज देती हूँ, मैं जनवरी 2024 पर में एसएसटी। लो जनवरी 2024 का पेपर भेजा है। कृपा करके इसमें सीडीपी, इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी और जितना हिस्ट्री पढ़ लिया है उसका सॉल्व करके चेक करके दिया करो। किसकी?